हाई लेवल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नज़र होता हुआ ये आदमी पहले ही एपिसोड में इसका मर्डर हो जाता है और इसकी वाइफ ढूंढने निकलती है इसके मर्डर की रीजंस। तो इसका सामना इस स्ट्रेंज लड़के से होता है जिसका आगे पीछे किसी को पता नहीं। कहानी के कुछ कैरेक्टर्स जो स्टार्ट में आपको बोरिंग लगेंगे उन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मंजू अमेरिका में कोरियन एम्बेसडर है और वहाँ से अपनी जॉब छोड़कर आ गई अपने हस्बैंड के कहने पर। इसके हस्बैंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट हो गए हैं, जबकि अभी की कोरिया की प्रेसिडेंट भी इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। वैसे कहती है अगर तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे अगेंस्ट इलेक्शंस में हिस्सा ना लिया होता तो मैं तुम्हें बोरो कर लेती। यहाँ हमें पता चलता है कि इसके हस्बैंड का रीयूनिफिकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को दोबारा एक कर देने का। इस वक्त इसके हस्बैंड की इतनी ज़्यादा शोहरत है कि वो आराम से इलेक्शंस जीत सकता है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसे गिफ्ट में नेकलेस देता है और इसे बताता है कि हमने पीचेस लेने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने आज चर्च में दुआ के लिए जाना है, जिसके बाद उसने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। इनके वहाँ पहुँचते ही बहुत से लोग प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसके हस्बैंड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही एक स्ट्रेंज सा आदमी है जो कैमरा लगा के वीडियो बना रहा है। एक लम्हे को मंजू का ध्यान इस आदमी की तरफ आता है, लेकिन इसके बाद ये सब बैठकर दुआ करने लगते हैं। अभी ये दुआ कर ही रहे होते हैं कि एक आर्मी वाला आदमी उठकर आता है और वो मंजू के हस्बैंड को शूट कर देता है। क्यास बन जाता है, सब लोग उठ के भागने लगते हैं। ये भी भागकर अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आती है, उसकी मिन्नतें करती है और जो आदमी इसकी तरफ भागता आता है उन सब पर फायर करता है। ये आदमी इसका हस्बैंड इसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ पीचेस के बारे में बात कर पाता है। साथ ही वीडियो बनाने वाला स्ट्रेंज आदमी इस पर अटैक करता है। जब यह आर्मी बॉय यहाँ से भाग नहीं पाता तो जहर की गोली खा के वहीं जान दे देता है। मंजू के हस्बैंड जॉन को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और यहाँ उसकी मदर और ग्रैंड मदर आ गई हैं। डॉक्टर्स उसकी डेथ अनाउंस कर देते हैं। ये सब सुनकर मंजू बहुत शॉक्ड होती है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। यहाँ इसके हाई फाई ससुराल में एक अदद दुख का डिनर चल रहा है, जिसमें इसका देवर कहता है कि आप अपने भाई की जगह मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होऊंगा, और सासू माँ कहती हैं कि तुमसे तो बेहतर है कि मंजू ही कर ले। इसके बाद इसके डेड हस्बैंड का वकील आता है और वो आकर बताता है कि उसने तमाम तर प्रॉपर्टी, ये घर और सब कुछ मंजू के नाम कर दिया है। ये सुनकर सब शॉक्ड होते हैं और खुद मंजू भी शॉक्ड होती है। इसकी सास कहती है कि तुम तो सड़क छाप थी, तुम्हारे बैठे बैठाए इतनी प्रॉपर्टी हाथ लग गई और मेरे बेटे का एकदम से मर्डर है, तुम्हें लगता नहीं कि अब तुम पर शक किया जाएगा। ये पहले तो सफाइयाँ देती है, उसके बाद कहती है ठीक है जो कुछ होना था हो गया, अब ये घर मेरे नाम है, यहाँ से उठ के चले जाना सब लोग। ये लोग केस करने की धमकी देते हैं। इसका देवर इसे अलग से भी मिलता है, केस करने की धमकी देता है, हर तरह से इसे कन्विंस करता है, लेकिन उसकी बात नहीं मानती। यहाँ सानू मंजू का नेकलेस ठीक कर रहा है और साथ ही कॉल पे उसे ये काम बताया जा रहा है कि तुमने मंजू के क्लोज होना है, उसके बारे में रिपोर्ट करके सब कुछ हमें इन्फॉर्म करना है, ये शो करना है कि तुम उसकी विल पर उसका साथ दे रहे हो, जबकि तुम्हें कोई और बंदा हायर कर रहा है। यहाँ मंजू पुलिस के पास आती है, जहाँ किलर के बारे में और इस लड़के के बारे में इन्फॉर्मेशन लेती है। इस लड़के का नाम सानू है, एक प्राइवेट आर्मी का हिस्सा है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। अब सानू इसे नोटिस कर रहा है और इसके बारे में तमाम डिटेल एक बंदे को फोन पे बताता है, ये भी कि इसकी जिंदगी खतरे में और कोई लोग इसे मारने के लिए आ रहे हैं। मंजू चर्च में भी आती है और फादर से बहुत बहस करती है कि मेरे हस्बैंड ने अपनी सिक्योरिटी ड्रॉप की थी कि ये खुदा का घर है, यहाँ मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन फादर की बातें बहुत अजीब होती हैं, जैसे उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में हो, लेकिन वो इसे कुछ भी नहीं बताता। यहाँ से निकल कर जाते हुए इसे सानू नजर आता है। सानू इसे इसके हस्बैंड का दिया हुआ नेकलेस वापस करता है और साथ में उसे बताता है कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, क्या तुम्हें पता है? वहाँ ये लोग भी किसी को कांटेक्ट करके बता रहे हैं कि सानू इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो इसे लेके भागने नहीं लगता है, लेकिन ये लोग पीछे आ जाते हैं। उसके बाद इनकी अच्छे से लड़ाई होती है। फिर वो मंजू को लेकर रोड से हट जाता है और जंगल में आ जाता है। पहले तो उसे कुछ नहीं नजर आता, लेकिन वो इसे कहता है कि आंखें बंद करो और फिर खोलो। जब वो खोलती है तो उसे थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आने लगती है। ये पूछती है कि तुम्हें इन रास्तों का कैसे पता है? तो कहता है हम जैसे लोग पहले भागने का रास्ता ढूंढते हैं। वो पूछती है तुम कैसे लोग हो? तो कहता है जिनका कोई अपना कंट्री नहीं है। अब इसने इसके हस्बैंड के मर्डर के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की हुई है। वो इसे तमाम प्रूफ्स दिखाता है। वो इसे बताता है कि इसने बाइबल में एक कार्ड रखा था, इस कार्ड पे एक नंबर है, नंबर पे मैंने कॉन्टैक्ट किया जब तो आगे से कॉल रिसीव तो नहीं होती थी, लेकिन जहाँ से कॉल की जाती थी वहाँ बहुत से लोग पहुंच जाते थे। सीसीटीवी कैमरा में मर्डर से पहले इसके देवर से भी मिला है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट का ये सेक्रेटरी अमेरिकन नेशनलिटी तो है, लेकिन दिखने में कोरियन है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि व्हाइट हाउस में बहुत भगदड़ मची हुई है और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये लड़का अमेरिका का एक बहुत बड़ा राज वहाँ से लिख कर मंजू के हस्बैंड को भेजता है। ये इसके मर्डर से पहले 2 महीने पुरानी बात है, जब सानू भी दूर कहीं किसी मिशन पर था, जब वो मंजू की नॉर्थ कोरिया के लोगों के बारे में बातें सुनकर बहुत पसंद करता था। अब मंजू अपने हस्बैंड के सेक्रेटरी के पास जाती है और उससे पूछती है कि कभी किसी ने उसका पीछा किया था। तो वो बताता है कि वो एक दिन कह रहा था कि मेरे पीछे गुलहरी आ रही है। ये सुनकर मंजू को याद आता है कि मेरे हस्बैंड अपने छोटे भाई को गुलहरी कहा करते थे। जब वो एल्बम खोलती है तो वहाँ हिंट के लिए उसी की ही पिक्चर के साथ गुलहरी बनी होती है। मंजू की फ्रेंड उसे बताती है कि मर्डर की फैमिली को मूव करवाया जा रहा है। ये अपनी फ्रेंड को मना तो करती है कि पीछा ना करो, लेकिन उसकी फ्रेंड बाज नहीं आती। दूसरी तरफ सानू भी चर्च में फादर से मिलने आता है। फादर उसे कहते हैं कि हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया में अपनी दादी को लेकर वहाँ से भाग जाओ, और उसे अपना नेकलेस पहनाते हैं। मंजू की फ्रेंड मर्डर की फैमिली का पीछा करते करते एयरपोर्ट पहुंच गई है और वहां से इसे पकड़ लिया गया है। फ्रेंड के गायब होते ही अपने देवर से फ़ोन पे बात करती है और वो इसे कहता है कि फ़ौरन आ जाओ अगर उसे मिलना चाहती हो तो। ये चाहता है कि अपने हस्बैंड की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करना बंद करे और यहाँ से चली जाए। वो उसे समझाता है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और तुम्हारा हस्बैंड एक स्पाई था, यानी जासूस था।
यहाँ सानू को फादर वाइन देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने साथ ले जाओ, और वो एक बाइबल की बुक भी उनसे ले लेता है। जैसे ही उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें भी दोबारा एक और कार्ड होता है जिसपे एक नंबर है। ये भागा भागा वहाँ से वापस आता है। देवर मंजू को बताता है कि उसको सपोर्ट करने के लिए एक जासूस भी आया था सानू। तो मैं ये सब समझ में नहीं आ रहा कि वो वाकई जासूस था, ये उसकी बातों में नहीं आती। उसे कहती है वो जासूस नहीं था, मेरी फ्रेंड मुझे दो। वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उसे लेकर फिर यहाँ से चले जाना होगा। किसी भी डील से पहले अपनी फ्रेंड से बात करना चाहती है ताकि वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन बात करते ही वो फ्रेंड कहती है कि तुम इसकी किसी बात में मत आना, मैं ठीक हूँ और मेरी वजह से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। मंजू वहाँ से सीधा चर्च आती है और सब बिखरा देखकर और फादर की डेड बॉडी देख के डर जाती है। इतने में सानू इसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं एक मरतबा फिर बहुत लेट हो गया, लेकिन जो भी कोई इन्हें मारने आया था वो कुछ ढूंढने आया है, तो इसलिए थोड़ी देर खामोश रहो। इतनी देर में मारने वाला बंदा पीछे से आ जाता है। सानू उसे रूम में बंद करके उसके बाद अच्छे से फाइट करता है। सानू इस बंदे से पूछता है कि तुम्हारा क्या मकसद है, तो वो कहता है एक बहुत बड़ी वेल है समुद्र में। उसके बाद वो कहकर भाग जाता है वहाँ से। सानू वहाँ से भागने लगता है क्योंकि लोग आ गए हैं। तो मंजू से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सानू कहते हैं ठीक है मेरे साथ चलो। सासू माँ पार्टी के एक हाई ऑफिशियल को बुलाकर उससे पूछती है क्या मेरे बेटे के मर्डर के पीछे वाकई अमेरिका का हाथ है। वो कहता है कि तुम्हारे बेटे पर कुछ अर्से से नजर रखी जा रही थी और वो नॉर्थ कोरिया वालों के साथ भी कांटेक्ट में था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। यहाँ मंजू सानू को फॉलो करते करते एक टनल में से गुजरती जा रही है। ये से कहती है जब भी कोई मरता है वहाँ तुम ही क्यों होते हो। तो वो कहता है अगर तुम्हें मुझ पर शक था तो तुम इतना नीचे मेरे साथ कैसे आ गई हो। उसने बताया मैं मुल्क छोड़कर जाने ही लगा था, लेकिन मैंने जो बाइबल फादर से ली थी उसमें से ये कार्ड निकला था और वापस आया तो ये सब कुछ हो चुका था। अब वो फादर की दी हुई वाइन खोल कर देखता है तो उसमें से वही वाला मैसेज निकलता है जिसमें ये डिटेल बताई गई है कि अमेरिका की तरफ से 10,000 न्यूक्लियर टन का एक सबमरीन नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देने के लिए चला दिया गया है और वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर नॉर्थ कोरिया में पहुंच जाएगा। इस सेक्रेटरी के एतराज़ करने पर इसे वहाँ से एंट्री बंद कर दी गई थी, जिसके बाद इसने मंजू के हस्बैंड को सारी डिटेल लिखकर भेजी थी ताकि किसी तरह से भी जंग को रोका जाए। सानू बताता है कि मुझे इसीलिए फादर ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया से अपनी दादी को ले आओ। अब ये डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया से दादी को लाएगा और ये जाके वॉर को रोकेगी। ये बताती है कि मैं प्रेसिडेंट के पास जाऊंगी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी बात ज़रूर सुनेगी। प्रेसिडेंट बहुत तेज़ी में कहीं निकली जा रही होती है, लेकिन फिर भी वो इसको बिठा लेती है और इसकी बात सुन लेती है। मंजू इसे यही लेटर दिखाती है, वो देखती है इसको जला देती है और कहती है इसी की वजह से फादर की डेथ हुई थी। मंजू से कहती है कोई तरीका निकालो और वॉर को रोको। तो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये लोग हमारे रोकने से रुक जाएंगे। वो इसे कहती है तुम बहुत साथी हो, इसलिए तुम्हें वहाँ से नौकरी से हमने खुद निकलवाया था, तुमने नहीं छोड़ी थी और तुम अब समझती हो कि मैं तुम्हारी दोस्ती के हक में कुछ भी कर लूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब मंजू को वहाँ से निकलकर कोई रास्ता नहीं नजर आता। दूसरी तरफ ये चाइना के रास्ते नॉर्थ कोरिया जाने की कोशिश करता है और मंजू वहाँ से सीधा अपनी सास के पास आती है। सास के साथ इसकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें होती हैं जहाँ उसे बार बार सड़क छाप होने के ताने भी मिलते हैं। फिर उसके बाद सास से कहती है कि क्या तुम अब भी अगर मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूँ तो मेरा साथ दोगी। तो उसकी सास पूछती है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। वो कहती है कि तुम्हारे बेटे की तमाम तर प्रॉपर्टी और सब कुछ और ये घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगी मैं। यहाँ नॉर्थ कोरिया ने चाइना के साथ अपना बॉर्डर बंद कर दिया है और सानू यहाँ पे स्टक हो गया, अपनी दादी को नहीं ला सकता क्योंकि वहाँ खुली फायरिंग चल रही है। मंजू अपनी सास से कहती है कि मेरी सेक्रेटरी को भी अपने बेटे से आज़ाद करवा दो और अपने बेटे को बोलो कि ये मुल्क छोड़कर चला जाए। अब एक ही रास्ता बचा कि किसी तरह से वॉर को रोका जाए, जिस पर इसे मंजू का ध्यान आता है और वो फ़ोन करके कहता है कि मैं ये जॉब लेने को रेडी हूँ।